नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को देश की पहली रैपिड रेल को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का किया उद्घाटन। कहा, सरकार ने रबी फसलों के एमएसपी में की है बड़ी वृद्धि। सरकार यूरिया पर हर साल 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर रही है खर्च। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल को किया संबोधित। एनसीसीएफ द्वारा इथेनॉल के उत्पादन के लिए गुजरात, बिहार सहित अन्य राज्यों के किसानों से मक्के की खरीदारी सुनिश्चित करने पर दिया जोर। कहा, प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि के विजन को पूरा करने में एनसीसीएफ निभा रहा है भूमिका। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण विकास की 9 वर्षों की उपलब्धियों पर संवाददाता सम्मेलन से कहा, मंत्रालय 2 करोड़ लखपति दीदियों का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कर रहा है मेहनत। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए धन की नहीं है कमी। अतिरिक्त राशि के लिए वित्त मंत्रालय से किया गया है संपर्क, इसे जल्द ही कर दिया जाएगा जारी। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम अरब सागर के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम अरब सागर के ऊपर चक्रवात का रूप ले सकता है। रविवार शाम तक चक्रवाती तूफान हो सकता है तीव्र। मछुआरों को दक्षिण पश्चिम अरब सागर में सोमवार तक न जाने की सलाह। समुद्र में हलचल बहुत तेज, 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना। खबरें अब विस्तार से। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस गलियारी की प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया। उन्होंने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभारंभ को चिन्हित करते हुए साहिबाबाद से दुहाई डिपो को जोड़ने वाली नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसानों, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभान्वित करने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के हाल के फैसलों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने रबी फसलों के एमएसपी में बड़ी वृद्धि की है। भारत सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी पर बड़ी वृद्धि की है। मसूर की दाल के एमएसपी में 425 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों के लिए 200 रुपये, तो गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल इसकी वृद्धि की गई है। इससे हमारे किसानों के पास अतिरिक्त पैसा आएगा। 2014 में गेहूं का जो एमएसपी 1400 रुपये क्विंटल था, वो अब 2000 के पार हो गया है। मसूर दाल का एमएसपी तो बीते 9 वर्षों में 2 गुने से भी अधिक बढ़ाया गया है। सरसों का एमएसपी भी इस दौरान 2600 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया जा चुका है। ये किसानों को लागत का 1.5 गुना से अधिक समर्थन मूल्य देने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस यूरिया की बोरी की कीमत 3000 रुपये है, भारतीय किसानों को 300 रुपये से भी कम में उपलब्ध है। सरकार इस पर हर साल 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च कर रही है। केंद्र सरकार यूरिया सहित तमाम दूसरी खादों को कम कीमत पर किसानों तक पहुंचा रही है। यूरिया की जो बोरी दुनिया के अनेक देशों में 3000 रुपये की है, वही बोरी भारत में 300 रुपये से भी कम में दी जा रही है। ये आंकड़ा याद रहेगा आपको? रहेगा? इसका लाभ यूपी के किसानों को, कर्नाटका के किसानों को, देश भर के किसानों को हो रहा है। इस पर भारत पर भी
भारत सरकार एक साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। ये सरकार की तिजोरी से 2.5 लाख करोड़ इसलिए जाता है ताकि मेरे किसान को यूरिया महंगा न पड़े। प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा फसल के बाद बचे अवशेषों, चाहे वे धान की पराली हो या ठूंठ के उपयोग पर दिए जा रहे जोर पर प्रकाश डाला। उन्होंने देश भर में स्थापित की जा रही जैव ईंधन और एथेनॉल इकाइयों का उल्लेख भी किया, जिससे 9 वर्ष के पहले की तुलना में आज देश में 10 गुना अधिक एथेनॉल उत्पादन हो रहा है। फसल कटने के बाद जो अवशेष बचते हैं, धान की पराली हो, ठूंठ हो, वो बर्बाद ना जाए, उसका भी लाभ हमारे किसानों को मिले, इस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। इसके लिए पूरे देश में बायोफ्यूल और इथेनॉल यूनिट लगाई जा रही है। 9 वर्ष पहले की तुलना में आज देश में 10 गुना अधिक इथेनॉल उत्पादन हो रहा है। इथेनॉल के इस उत्पादन से अब तक देश में लगभग 65,000 करोड़ रुपए हमारे किसानों की जेब में गए हैं। सिर्फ पिछले 10 महीनों में ही कुल 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान देश के किसानों को हुआ है। और उसमें भी अगर मैं मेरठ, गाजियाबाद क्षेत्र के किसानों की बात करूं तो यहां इथेनॉल के लिए इस साल के 10 महीनों में ही 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान हुआ है। इथेनॉल का इतना उपयोग जिस प्रकार ट्रांसपोर्ट के लिए बढ़ाया जा रहा है, उससे हमारे मेरठ, गाजियाबाद के गन्ना किसानों को विशेष लाभ हो रहा है। इससे गन्ना किसानों के बकाये की समस्या को कम करने में भी मदद मिली है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि एनसीसीएफ को वर्ष 2027-28 तक 50,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनसीसीएफ को देश भर की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, पीएसीज और अन्य सहकारी संस्थानों को अपना सदस्य बनाने पर जोर देना चाहिए, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि एनसीसीएफ की अंश पूंजी में सहकारिता का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक हो। अमित शाह ने कहा कि एनसीसीएफ को आत्मनिर्भर सहकारी संस्था बनने के लिए अगले 10 वर्ष का एक रोड मैप बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे क्रियान्वित करने में सहकारिता मंत्रालय अपना पूर्ण सहयोग दे सकता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एनसीसीएफ द्वारा अपनी सहयोगी कंपनियों के साथ एथेनॉल के उत्पादन के लिए गुजरात, बिहार और अन्य राज्यों के किसानों से मक्की की खरीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष तौर से जोर दिया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि अगर एनसीसीएफ और नेफेड चाहें तो सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना एक कॉमन ऐप तैयार करवा सकते हैं और इस कॉमन ऐप के माध्यम से सामंजस्य स्थापित किया कर मक्के की खरीदारी भी की जा सकती है। शाह ने एनसीसीएफ द्वारा किसानों से दलहन की खरीदारी कर निर्यात के अवसर तलाशने और इसे खरीद को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने एग्रेसिव एक्सटेंशन और मार्केटिंग अपनाने, किसानों को पूर्व में आश्वासन देकर खरीद करने तथा कॉमन कलेक्शन सेंटर बनाए जाने पर भी जोर दिया। अमित शाह ने कहा कि एनसीसीएफ प्याज एवं दालों की खरीद के लिए पैक्स के साथ संबंध हो सकती है ताकि सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना के तहत इसके भंडारण की व्यवस्था बनाई जा सके। उन्होंने कृषि उत्पादों में निर्यात के अवसर और चावल की खरीदारी कर राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड NECL द्वारा इसे निर्यात करने के अवसर तलाशने को भी कहा। और आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को ग्रामीण विकास की 9 वर्षों की उपलब्धियों पर संवाददाता सम्मेलन कर कहा, मंत्रालय 2 करोड़ लखपति दीदियों का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 2029 तक देश में 10 करोड़ लखपति दीदी बन जाएगी। मोदी जी ने पूरे देश के नारी सशक्तिकरण का ये एक मिसाल है। लोग कहता है मोदी जी जिस दिन से आए हैं और आप कल्पना कीजिए जिस दिन
2 करोड़ होगा। अगली मोदी की सरकार होगी 29 तक में 10 करोड़ महिला लाखपति होगी मोदी जी के कार्यकाल में 29 तक। अभी 2 करोड़ आगे छूटे हुए पूरा का पूरा। जिस दिन 10 करोड़ महिला होगी लाखपति, आप कल्पना करें कि भारत के जीडीपी में आधी आबादी का योगदान होगा कि नहीं। चाइना जैसा देश अगर विकसित किया तो उसमें आधी आबादी का ग्रामीण का योगदान। तो आज ग्रामीण विकास मंत्रालय पूरे दमखम के साथ मोदी जी के दिशा निर्देशन में उनके जो दिए गए टास्क हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं। मोदी जी ने पूरे देश के केंद्रीय ग्रामीण कार्य पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण पंचायती राज का बड़ा ही महत्व है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 19 करोड़ से अधिक गृह धारक हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण विकास पंचायती राज का बहुत बड़ा महत्व है। अगर 2011 के अनुसार जो मेरे पास आंकड़े हैं वो लगभग 19.5 करोड़ हाउस होल्ड हैं। ये बताता है कि हम जो काम करते हैं गांव के विकास के लिए करते हैं, गांव के लोगों के लिए करते हैं। अगर हम देखेंगे तो 9 साल में मुझे जहां तक याद है 16 लाख करोड़ का बजट था 2014 में, जो 45-47 हजार करोड़ पे गया, यानी 3 गुना। सहकार से समृद्धि के जरिए देश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीसी ने 1100 एफपीओ बनाने का लक्ष्य किया है। इसी क्रम में नई दिल्ली से एनसीडीसी समर्थित देश के अलग अलग राज्यों के चयनित एफपीओ समूहों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। 2 दिन तक चली इस प्रदर्शनी में देश भर से आए प्रगतिशील किसानों ने कृषि उत्पादों के स्टॉल लगाए, जिनकी जमकर बिक्री हुई। देखते हैं काजल साहू की यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने तथा सहकारिता क्षेत्र में नए किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ के गठन और संवर्धन द्वारा किसान सदस्यों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राजधानी नई दिल्ली में एनसीडीसी के सहयोग से किसान उत्पादक संगठनों की एक प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में भाग लेने आए प्रगतिशील किसानों ने कहा कि यहां आकर उनको अन्य एफपीओ संगठनों से रूबरू होने के साथ कृषि उत्पादकों के लिए बाजार मिला। हम यहाँ एनसीडीसी के द्वारा जो एफपीओ लगा है वहाँ हम ये ब्लैक राइस लाए हैं। तो ये नॉर्मल चावल जैसे ही है, इसका कलर जो है ब्लैक होता है। इसे हम अपने छत्तीसगढ़ राज्य में लगाते हैं। कम दिनों की धान है, कम से कम इसकी अवधि 110 दिन की होती है। शुगर वालों के लिए बहुत ही बेनिफिट है। पहले बी पोलन पर काम करना शुरू किया और ये बी पोलन जो है मधुमक्खी पालक जो है मधुमक्खी से कलेक्ट करते हैं। इसका जो है बी पोलन का जो अभी रिजल्ट मिले हैं, बहुत सारे उपभोक्ताओं ने हमारा लिया है, तो उन्होंने हमें ये भी बताया कि एक तो ये शुगर में बहुत ज़्यादा काम करता है, शुगर में के साथ साथ ये बीपी वगैरह में बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आ रहा है, और सबसे अच्छा इसका जो ब्लड कैंसर है उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। प्रदर्शनी में भाग लेने आए दर्शकों ने भी शुद्ध कृषि उत्पादकों को खरीदने के लिहाज से काफी उपयुक्त बताया। सर, मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे यहाँ पे ज़्यादातर वही घरेलू चीज़ें मिल रही हैं जो मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करती हूँ, और काफ़ी फ्रेश हैं और डायरेक्ट खेतों से आई हैं, किसानों की जो खुद की पैदावार होती है। तो हम लोगों को तो प्योर चीज़ें चाहिए होती हैं, हम अपने बच्चों के लिए प्योर ढूंढते हैं ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। 2 दिन तक चली इस प्रदर्शनी में देश भर से आए तकरीबन 50 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों द्वारा भाग लिया गया। निश्चित तौर पर एनसीडीसी की इस पहल से देश भर से आए एफपीओ प्रतिनिधियों को आवश्यक बाजार लिंकेज मिलेगा, वहीं किसानों को उनकी उपज की उचित मूल्य दिलाने में भी मदद मिलेगी। भारत सरकार द्वारा पूरे देश के किसानों की समृद्धि के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए 10,000 से ज़्यादा एफपीओ की गठन किया जा रहा है, और किसानों को इस बाजार से, इस प्लेटफॉर्म के जरिए उनकी आर्थिक वृद्धि होना निश्चित तौर पर तय है। मेरे सहयोगी नवीन और सुनील के साथ काजल साहू,
डीडी न्यूज दिल्ली। अरब सागर में एक और चक्रवाती तूफान उठने का अनुमान है। इसे तेज नाम दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि रविवार को ये भयंकर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है, जिसके ओमान के दक्षिणी तटों और निकटवर्ती यमन की ओर बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम अरब सागर के ऊपर दबाव का क्षेत्र विकसित हो गया है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे दक्षिण पश्चिम अरब सागर में ना जाएं। पर आइए बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। भाव की बात करें, शुक्रवार को राजकोट और सूरतगढ़ मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं खातेगांव मंडी में इसके भाव नरम रहे, जबकि सहारनपुर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 19 अक्टूबर को मूंग का भाव रहा 8,500 रुपए। 20 अक्टूबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव पहुंच गया 8,550 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 20 अक्टूबर को मूंग का भाव 1,200 रुपए की भारी गिरावट के बाद 7,700 रुपए से 6,500 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 19 अक्टूबर को मूंग का भाव था 5,290 रुपए। 20 अक्टूबर को इसके सौदे 2,271 रुपए के भारी उछाल के बाद 7,561 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 19 और 20 अक्टूबर को मूंग 8,900 रुपए पर बिकी। चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक 22 सितंबर तक खरीफ मूंग की बुआई 31,56,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ मूंग की बुआई 33,92,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ मूंग की बुआई बीते साल से 2,36,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान मूंग की पैदावार 37,40,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 31,66,000 टन रही थी। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष 2023-24 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान 8% घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में बीते 4 महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 2,32,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,25,000 टन हुआ था। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को खातेगांव और नागपुर मंडी में सोयाबीन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं धोराजी और कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में नरमी दर्ज की गई। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 19 अक्टूबर को सोयाबीन का भाव था 4,480 रुपए। 20 अक्टूबर को इसके भाव में 50 रुपए की कमजोरी आई और भाव आ गया 4,430 रुपए पर। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 19 अक्टूबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,400 रुपए। 20 अक्टूबर को इसके सौदे 100 रुपए उछलकर 4,500 रुपए पर हुए। हालांकि राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहां 20 अक्टूबर को इसका भाव 50 रुपए टूटकर 4,600 रुपए से 4,550 रुपए पर आ गया। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक 22 सितंबर तक सोयाबीन की बुआई 125.59 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2022 के दौरान खरीफ सोयाबीन की खेती 124.77 लाख हेक्टेयर में हुई है।
इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के तिलहन उत्पादन की तुलना में 30.33 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन थी। कुछ तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन थी। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में मक्का की कटाई करें, साथ ही मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। किसान सोयाबीन की कटाई कर सकते हैं। सोयाबीन के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करते रहें। यहीं धान के खेत से खरपतवार निकालें। अभी टमाटर और बैंगन के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। टमाटर और बैंगन के खेत की देखभाल करते रहें। बैंगन के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। इसके अलावा किसान लाल मिर्च के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। साथ ही लाल मिर्च के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। मध्य प्रदेश में भिंडी और पालक के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में धान के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर लें। धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। धान के खेत से घास फूस निकाल लें। किसान धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहाँ उड़द और मूंग की कटाई करें। इसके साथ ही उड़द और मूंग के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें। लाल मिर्च के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में शिमला मिर्च और बैंगन भी बोएं। अभी फूल गोभी की बुआई कर लें। किसान पत्ता गोभी की बुआई भी करते रहें। किसान मटर की बुआई भी कर लें। मटर में जरूरी उर्वरक का भी इस्तेमाल करें। ब्रोकली फूल गोभी की ही एक किस्म है। आम गोभी का फूल जहाँ सफेद होता है, वहीं इसके फूल का रंग हरा होता है। इस कारण इसे हरी गोभी भी कहते हैं। ब्रोकली की खेती फूल गोभी की तरह ही की जाती है। इसकी पौध भी फूल गोभी की तरह दिखती है, लेकिन फूल गोभी के एक पौधे से एक ही फूल मिलता है, जबकि ब्रोकली के पौधे से मुख्य गुच्छा काटने के बाद भी अलग शाखाएं निकलती हैं और बाद में इनसे भी छोटे छोटे फूल मिलते हैं। इस समय कुछ जगह किसान खेतों में ब्रोकली की रोपाई कर सकते हैं। बुआई के लिए सबसे पहले अपने खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से निकालकर साफ कर लें। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए ब्रोकली के 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो 1 हेक्टेयर रकबे के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक इस्तेमाल करें। रोपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। उसके बाद हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 बार निराई करनी चाहिए। सुंडी और हीरक पृष्ठ पतंगों की रोकथाम के लिए 2 मिलीलीटर स्पाइनोसाइड दवा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फसल में बीमारी लगी हो या जहां कीटों का प्रकोप हो। रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायमेथिक्सोम दवा की 2 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। और अब कुछ और खबरें खास खबर में।
इसरो ने चंद्रयान सूर्ययान के बाद श्रीहरिकोटा से गगनयान के टेस्ट व्हीकल क्रू मॉड्यूल की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की। सुबह 10 बजे क्रू मॉड्यूल को लेकर रॉकेट 16.5 किलोमीटर ऊपर गया और फिर बंगाल की खाड़ी में लैंड कर गया। इस तरह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के अमरोहा के उस्मान सैफी से बातचीत की। उन्होंने 12वीं कक्षा में टॉप किया था। उस्मान सैफी ने कहा कि इस कार्यक्रम से देश भर के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद पुलिसकर्मियों को नमन किया और हमेशा देश की सुरक्षा में डटे रहने के लिए सभी पुलिसकर्मियों की सराहना की। भारतीय नौसेना को गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत इम्फॉल सौंपा गया है। परियोजना 15B श्रेणी का ये तीसरा स्टेल्थ विध्वंसक देश में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा विध्वंसक युद्ध तोप है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने निर्धारित समय से 4 महीने पहले ही मुंबई में से नौसेना को सौंप दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के सरखेड़ा में बीजेपी नेता को नक्सलियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। बीजेपी पूर्व मंडल महामंत्री बिरजू ताराम पूजा करके घर लौट रहे थे। सभी तकरीबन रात 8:30 बजे के आसपास रास्ते में घेर कर नक्सलियों ने उन्हें गोली मार दी। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता की हत्या कर राजनांदगांव में आईजी राहुल भगत ने कहा है कि अज्ञात बंदूकधारियों ने बिरजू ताराम की हत्या कर दी है। क्षेत्र में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच की जा रही है। नवरात्रि के उत्सव में दुर्गा मां के जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना चल रही है। दुर्गा सप्तमी के दिन मां के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा होती है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में मां कालरात्रि की पूजा की गई। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।